हेलो टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स के बीच में डिफरेंशिएशन। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इंडिया के किसी भी एग्जाम के अंदर जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी सिलेबस में यहां से प्रश्न की पूरी पूरी संभावना रहती है। सबसे पहला है C3 और C4 पादपों के बीच में डिफरेंसेस है। यहां पर लगभग मैंने 20 पॉइंट्स के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले C3 पादप को C3 पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर प्रथम स्थायी उत्पाद फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो एक 3 कार्बन वाला बनता है जिसका नाम है PGA, जिसको कि हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। जबकि C4 पादपों को C4 पादप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर प्रथम स्थायी उत्पाद फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो एक 4 कार्बन वाला बनता है जिसको कि हम ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ यहां पर C3 पादपों में CO2 का स्थिरीकरण केवल एक बार होता है। CO2 का स्थिरीकरण केवल एक बार होता है, यानी कि RuBP CO2 के साथ में जुड़कर और PGA का क्या करता है, निर्माण करता है। तो CO2 का फिक्सेशन केवल एक बार हो रहा है और वो RuBP के द्वारा हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं C4 पादपों के अंदर क्रांच एनाटोमी पाई जाती है। दो तरीके की सेल्स पाई जाती है, मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल, यानी कि पर्णमध्योतक कोशिका और पुल्लाच्छद कोशिका। तो पर्णमध्योतक कोशिका में तो क्या होता है कि पैप कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाता है, और जो दूसरी बंडल शीट सेल है उसके अंदर RuBP कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर और PGA का क्या करता है, निर्माण। मतलब यह है कि यहां पर C3 पादपों में CO2 का स्थिरीकरण केवल एक बार होता है और C4 पादपों में CO2 का स्थिरीकरण 2 बार होता है। C3 पादपों के लिए अनुकूल तापमान क्या है जिस पर वे प्रकाश संश्लेषण बेहतर रूप से कर सकते हैं? तो उनके लिए कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इनके लिए अनुकूल तापमान है। लेकिन C4 पादपों के लिए जो अनुकूल तापमान है वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, मतलब ये अधिक तापमान पर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ओके, चलो C3 पादपों में CO2 ग्राही कौन है? सबसे पहला वो कौन सा यौगिक है जो कि CO2 को ग्रहण करता है? तो नेचुरल है कि यहां पर कौन होगा, RuBP। क्यों? क्योंकि RuBP तो सबसे पहले CO2 को ग्रहण करता है और PGA में बदलता है। तो यहां पर CO2 ग्राही जो है वो कौन है, RuBP है। लेकिन यहां पर जो CO2 ग्राही है, आप जानते हो कि यहां पर CO2 का स्थिरीकरण 2 बार हो रहा है, ये देख सकते हो आप। तो जो प्रथम ग्राही है CO2 का वो तो कौन है, पैप है, और जो दूसरा ग्राही है CO2 का वो कौन है, RuBP। तो मैं कह सकता हूं कि C4 पादपों में CO2 का ग्राही पैप और RuBP है, और यहां पर C3 पादपों में CO2 का जो ग्राही है वो एक है और उसका नाम है RuBP। ओके, C3 पादपों की पत्तियों में क्रांच शारीरिकी नहीं पाई जाती है, जबकि C4 पादपों के अंदर पत्तियों में क्रांच शारीरिकी पाई जाती है। मैंने इसका वीडियो अपलोड कर रखा है क्रांच एनाटोमी का, आप चाहे तो उसको पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो C3 पादपों की पत्तियों में क्रांच शारीरिकी नहीं होती है, C4 पादपों में क्रांच शारीरिकी होती है, जिसमें कि 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, मीजोफिल सेल और दैट इज बंडल शीट सेल। ओके, और संवहन पुल को घेरे हुए कौन होती है, बंडल शीट सेल होती है, पुल्लाच्छद होती है, राइट। और यहाँ पर 2 प्रकार के हरितलवक होते हैं, पुल्लाच्छद हरितलवक और पर्णमध्योतक हरितलवक। ओके, तो क्रांच एनाटोमी प्रेजेंट है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं क्योंकि क्रांच एनाटोमी नहीं है इसलिए क्लोरोप्लास्ट की द्विरूपता होती नहीं है, एक ही प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि यहाँ पर क्रांच एनाटोमी है, राइट, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता पाई जाती है। 2 प्रकार के हरितलवक होते हैं, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में बोलूं तो पर्णमध्योतक हरितलवक और दैट इज पुल्लाच्छद हरितलवक। पर्णमध्योतक हरितलवक जो है वो पर्णमध्योतक कोशिका में पाया जाता है और पुल्लाच्छद हरितलवक पुल्लाच्छद कोशिका में पाया जाता है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर द्विरूपता पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पर द्विरूपता नहीं पाई जाती। ओके, ये जो C3 पादप है इनमें केवल C3 साइकिल ही चलती है, C3 पथ ही चलता है। जबकि हम देखते हैं C4 पादपों के अंदर C3 पथ भी चलता है और C4 पथ भी चलता है। याद रखना, C3 पथ भी और C4 पथ भी। इन पादपों के अंदर C3 पथ तो चलता है पुल्लाच्छद कोशिका में और C4 पथ चलता है किसमें, पर्णमध्योतक कोशिका में। ओके, नाउ CO2 आपूर्ति बिंदु। C3 पादपों के लिए CO2 आपूर्ति बिंदु जो है वो 50 से 150 ppm है। कुल वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है, 300 ppm है। ओके, 300 पार्ट्स पर मिलियन है।
तो उसमें से इनको 50 से 150 ppm की आवश्यकता पड़ती है, मतलब इनको प्रकाश संश्लेषण के लिए ज्यादा CO2 की आवश्यकता है। जबकि यहाँ पर C4 पादपों में देखो CO2 आपूर्ति बिंदु जो है वो मात्र 8 से 10 ppm ही है, यानी कि इनको कम CO2 की आवश्यकता पड़ती है। ओके, नाउ C3 पादपों में रुबिस्को एंजाइम क्या है, उपस्थित है, और C4 पादपों में भी रुबिस्को एंजाइम उपस्थित है। मतलब रुबिस्को एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज तो दोनों में ही उपस्थित है। यहाँ पर तो क्या होता है, सबसे पहले RUBP जब CO2 के साथ में क्रिया करता है तो रुबिस्को एंजाइम क्या होता है, काम में आता है और PGA का निर्माण होता है। और यहाँ पर फिर प्रश्न उठता है कि C4 पादपों में भी रुबिस्को क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि C4 पादपों में भी यहाँ पर CO2 का 2 बार फिक्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पर पैप जब CO2 से क्रिया करता है तो यहाँ पर तो पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है। लेकिन साथ के साथ जब RUBP CO2 के साथ में क्रिया करता है तो C4 पादपों के अंदर भी रुबिस्को एंजाइम जो है वो क्या होता है, पाया जाता है, और रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है तो PGA बनेगा। और ये बता दूं कि रुबिस्को एंजाइम कहां पर पाया जाता है, तो ये बंडल शीट में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, बंडल शीट सेल के अंदर पाया जाता है, राइट। बंडल शीट सेल यानी कि पुल्लाच्छद कोशिका। ओके, नाउ O2 की वायुमंडलीय सांद्रता जब 21% हो जाती है, O2 की, ऑक्सीजन की जब वायुमंडलीय सांद्रता 21% हो जाती है तो इन पादपों के अंदर क्या शुरू हो जाता है, प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन यानी कि फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि O2 की अधिक सांद्रता के अंदर इन पादपों में प्रकाश श्वसन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन पादपों में प्रकाश श्वसन की क्रिया नहीं पाई जाती। याद रखना, C4 पादपों में कभी भी प्रकाश श्वसन नहीं पाया जाता है। प्रकाश श्वसन जो होता है वो केवल किस में पाया जाता है, C3 पादपों में पाया जाता है। ओके, अच्छा याद रखना कि C3 पादपों के अंदर जो सेल की टाइप है वो केवल एक टाइप है, राइट। यहाँ पर जो सेल टाइप है वो कौन सी है, ओनली वन टाइप। एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसमें पूरा चक्र चलता है, और वो है मीजोफिल सेल, पर्णमध्युतक कोशिका। लेकिन C4 पादपों के अंदर सेल टाइप्स कितनी है, 2 टाइप्स है। एक का तो नाम है मीजोफिल सेल और दूसरे का नाम क्या है, बंडल शीट सेल। ओके, बंडल शीट सेल और मीजोफिल सेल। तो यहाँ पर कितनी है C4 पादपों के अंदर, बंडल शीट सेल और मीजोफिल सेल, यानी कि पुल्लाच्छद कोशिका और दैट इज पर्णमध्युतक कोशिका। और यहाँ पर केवल क्या है, पर्णमध्युतक कोशिका। क्लियर। अब आगे आ जाते हैं। प्रकाश श्वसन, जैसा कि आपने देखा है कि O2 की सांद्रता जैसे ही ज्यादा हो जाती है तो इनमें क्या हो जाता है, प्रकाश श्वसन होता है। इसलिए O2 प्रकाश संश्लेषण का क्या है, संदमक है। याद रखना, प्रकाश श्वसन यहाँ पर उपस्थित होता है और प्रकाश श्वसन हमेशा O2 की अधिक सांद्रता में होता है। तो O2 प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पर क्या हो गया, संदमक हो गया। और वैसे भी एक चीज याद रखना कि O2 की अधिक सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण का संदमित हो जाना, राइट, क्या कहलाता है, वारबर्ग प्रभाव कहलाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण का O2 संदमक होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वारबर्ग प्रभाव। क्या कहा जाता है इसे, वारबर्ग प्रभाव। प्रकाश श्वसन उपस्थित होता है इसलिए O2 प्रकाश संश्लेषण की संदमक है। जब O2 की उच्च सांद्रता प्रकाश संश्लेषण का संदमन कर दे और प्रकाश श्वसन को बढ़ावा देती है, उसको क्या कहते हैं, वारबर्ग प्रभाव। लेकिन चूंकि यहाँ पर C4 पादपों के अंदर प्रकाश श्वसन अनुपस्थित होता है इसलिए O2 प्रकाश संश्लेषण का संदमन नहीं करता, तो इसलिए इनके ऊपर वारबर्ग प्रभाव लागू नहीं होता। C4 पादपों के ऊपर वारबर्ग प्रभाव लागू नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब आप देखते हो कि C3 पादपों के अंदर क्या होता है, प्रकाश श्वसन होता है। प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है, इट्स अ वेस्टफुल फिनोमिनन, जो प्रकाश संश्लेषण से बने उत्पादों में 25% तक की क्या ला देती है, गिरावट ला देती है। लेकिन यदि हम बात करें C4 पादपों की तो वो C3 पादपों से ज्यादा अच्छे सक्षम प्रकाश संश्लेषी पादप है। क्यों, क्योंकि इनमें प्रकाश श्वसन पाया नहीं जाता। प्रकाश श्वसन नहीं पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस से जो लॉस होना था, राइट, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए ये ज्यादा प्रकाश संश्लेषक, अच्छे सक्षम प्रकाश संश्लेषक है, क्योंकि इनके अंदर प्रकाश श्वसन नामक वेस्टफुल फिनोमिना नहीं होता है, राइट। और ये जो है वो कम सक्षम प्रकाश संश्लेषक क्यों है, क्योंकि इनके अंदर एक वेस्टफुल फिनोमिनन प्रकाश श्वसन होता है ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता में। ओके, अच्छा याद रखना, हमेशा C3 पादप न्यून ताप पर अधिक उत्पाद देते हैं। ये अधिक तापमान पर क्या देते हैं, अधिक उत्पाद देते हैं। तीव्र प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण इन पादपों में क्या होता है, कम होता है। न्यून प्रकाश तीव्रता पर ज्यादा होगा, लेकिन तीव्र प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। लेकिन ये तीव्र प्रकाश पर प्रकाश संश्लेषण क्या करते हैं, अधिक करते हैं। मींस हाई लाइट इंटेंसिटी के ऊपर इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अधिक होता है। अच्छा याद रखो, C3 पादपों के अंदर एक CO2 अणु के अपचयन के लिए, यानी कि एक CO2 अणु के फिक्सेशन के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता पड़ती है।
जबकि यहाँ पर C4 पादपों में CO2 के एक अणु अपचयन के लिए, CO2 के एक अणु अपचयन के लिए 5 ATP और 2 NADPH2 की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अब आप जानते हो चाहे C3 साइकिल हो चाहे C4 साइकिल हो, दोनों के अंदर ग्लूकोज तो बनता ही है, और एक ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6। तो मुझे 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसका मतलब ये चक्र कितनी बार चलेंगे, 6 बार, और 6 CO2 फिक्स होगी। तो 6 CO2 के 6 अणुओं के अपचयन के लिए 18 ATP, एक के लिए 3 ATP, तो 6 के लिए 18 ATP, एक के लिए 2 NADPH2, तो 6 के लिए 12 अणु NADPH2। तो CO2 के 6 अणु के अपचयन के लिए C3 पादपों में 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है, जबकि C4 पादपों में CO2 के 6 अणु अपचयन के लिए 30 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता पड़ती है। 30 कहां से है, एक के लिए 5 तो 6 के लिए 30, एक के लिए 2 तो 6 के लिए 12 अणु NADPH2। एक यहां पर देख सकते हो आप, राइट, एक के लिए 3 ATP तो 6 के लिए 18 ATP, एक के लिए 2 NADPH2 तो 6 के लिए कितने, 12 अणु NADPH2। अच्छा, अब एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए, एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए यहाँ पर 54 ATP आवश्यक है, वहां पर एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए 66 ATP आवश्यक है। कैसे आया है यहाँ पर, तो देखो 18 तो ये रहे ATP और 12 अणु NADPH2 दे रखा है, तो एक NADPH2 बराबर 3 ATP, तो 12 NADPH2 बराबर 36, 36 प्लस 18 कितने हो गए, 54, 54। ओके, नाउ यहाँ पर ये 30 ATP तो ये रहे, अब एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए 66 ATP आवश्यक, 66 कैसे बने, तो 30 तो ये रहे, और 12 NADPH2, तो 12 इंटू 3 36 ATP, तो एक NADPH2 बराबर 3 ATP, तो 12 NADPH2 बराबर 36, 36 प्लस 30 66। क्लियर। अच्छा, CO2 के प्रथम ग्राही में आप सब जानते हो कि यहाँ पर CO2 का प्रथम ग्राही कौन है, RUBP। तो यहाँ पर ये पूछ रखा है कि CO2 के प्रथम ग्राही में कार्बन की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी। ठीक है, और यहाँ पर CO2 के प्रथम ग्राही में, CO2 का प्रथम ग्राही जो है C4 पादप में कौन होता है, पेप्ट। तो पेप्ट के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, और RUBP के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, तो ये भी ध्यान रखें। अच्छा, C3 पादपों के अंदर एग्जाम्पल ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी पादपों में C3 चक्र तो चलता ही है, मतलब लगभग सभी पादप जो है वो कैसे हैं, C3 पादप है। ठीक है, मोर देन 80%। अच्छा, कुछ एक बीजपत्री पादप जैसे कि गेहूं और चावल भी एक बीजपत्री होने के बावजूद भी ये कैसे पादप है, C3 पादप है, राइट। और C4 पादप ज्यादातर कैसे होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मेज, शुगरकेन और शोरगम, यानी कि मक्का, गन्ना और ज्वार। लेकिन यूफॉर्बिया और एमरेंथस, यूफॉर्बिया एमरेंथस वगैरह जो है वो डाइकोट होने के बावजूद भी ये कैसे हैं, C4 पादप है। ओके, तो ये जो था वो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे C3 और C4 के बीच में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप रिवाइज कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। यदि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।